नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे आज खास मेहमान हैं डॉक्टर डी के मन्याल जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। और बड़ी बात यह है कि उनको उस कमेटी का सदस्य बनाया गया है जो कमेटी डील कर रही है रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज के मुलाजमों को लेकर के। मन्याल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मन्याल साहब, अफसोस होता है दीपावली का पर्व था और उन लोगों को आज भी सैलरी नहीं मिल पाई और बिना सैलरी के कोई कैसे पर्व मनाता है, वो भी दिवाली जैसा। कहीं ना कहीं दुख जरूर होता है। जी जी विनोद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और आप भी जानते हैं काफी समय से ये जो हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज, हमारे पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज और इवन जो रेगुलर जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है कश्मीर में 2007 से 2009 से लेके 17 तक, वो एम्प्लॉय जो एक डर के माहौल में रह रहे थे श्रीनगर में, आज वो टारगेट किलिंग के चलते जम्मू आ गए थे। और उनकी डिमांड, आपका हम जानते हैं सब लोग की ये डिमांड थी कि हमें फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तो हमें जम्मू में ही रहने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सर्विसेज आप ले लें, कहीं भी ले लें, किसी जिले में ले लें, जो हमारा रिस्पेक्टिव जिला है उसमें ले लें, कहीं भी आप ले लें सर्विसेज, और सैलरी हमारी रिलीज होती रहे। इसमें देखिए, मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, सैलरी की आपने जो बात की है, सैलरी अभी तक पिछले सितंबर से लेके सैलरी जो है सितंबर से पहले अगस्त तक सैलरी रिलीज हुई है। एलजी साहब से जब हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, डर का माहौल है, वहाँ ये लोग माइनॉरिटी में हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो जम्मू के डोगरा हैं, तो इनको एक डर का माहौल है। वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों में ये लोग पोस्टेड है जहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो इनकी सैलरी इनको मिलती रहनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी ने भी ये बात हमारे सामने, जब हमने ये इशू रखा था तो ये बात कही थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है माननीय एलजी साहब की वर्बल डायरेक्शन के बावजूद भी कुछ जो डीडीओज हैं जो हमारे संज्ञान में बात लाई गई कि कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, इन जिलों में डीडीओज जो है दे आर इलेक्टेड टू रिलीज सैलरी ऑफ सच एम्प्लॉइज। तो लेकिन हमने कोशिश की कि दिवाली से पहले पहले सैलरी रिलीज हो जाए वो डीडीओज, लेकिन अभी तक उन्होंने सैलरी रिलीज नहीं की है। मेरी आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज मुझे। मेरी डीपकॉम कश्मीर से बात हुई थी, मिस्टर पांडुरंग बोले से बात हुई थी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आदरणीय हमारे निर्मल सिंह जी, हम सब ने एक एक करके जब भी हमारे पास ये लोग आए हमने उनसे बात की। और इनफैक्ट हमने एक डिटेल्ड उनको भेजा था कि इन जिलों में ये डीडीओ जो है ये सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी की नहीं हो रही रिलीज, काफी लोगों की सैलरी रिलीज हुई है, लेकिन कुछ जिले हैं उनमें सैलरी रिलीज नहीं हुई है। आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि त्योहार है, वो पीछे भी जो एक दो त्योहार रहे उसमें नहीं हुई, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी श्योर करता हूँ। हमारे आज भी कुछ लोग मेरे पास यहाँ आए थे कि हम 27 तारीख को हम कश्मीर जा रहा है हमारा, जो आपको मालूम है कमेटी बनी है, उस कमेटी के चेयरमैन निर्मल सिंह जी है, मेरे साथ अजय भारती जी हैं, हमारे हीरालाल भट्ट जी हैं, चांद जी भट्ट है कश्मीरी, उसके उनको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम्युनिटी को। तो हम 27 तारीख को कश्मीर जाएंगे, वहां भी अलग अलग ग्रुप से मिलेंगे और जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मिलेंगे इस बात के लिए। डॉक्टर मन्याल, जिस तरीके से आप पावर में है, मतलब दिल्ली में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय के अधीन ये चल रहा है, डिविजनल कमिश्नर डीडीओज को बोलते हैं कि आप सैलरी रिलीज कीजिए, कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपकी सुनवाई नहीं होती है। यानी डीडीओज इतने पावरफुल हैं, यहाँ तो फिर वो उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो चाहते हैं कि वहां पर सिलेक्टिव किलिंग हो। जी बिल्कुल सही कर। देखिए विनोद जी, आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज मैं पावर में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एलजी जो है वो भाजपा द्वारा, जो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, उनके द्वारा नियुक्त किया गया। हमारा एक ब्रिज का काम है, एज ए पोलिटिकल पार्टी हमेशा हमने ये ब्रिज का काम किया है। आप जब कभी आपको कोई मौका मिलेगा, आप इन लोगों से बात करें। डे वन से भाजपा जो है वो इन लोगों के साथ है, और हमने काफी हद तक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगस्त तक की सैलरी अगर रेगुलर मिली है तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, मैं खुद भी वहां गया हूँ, उस साइट पे बैठा हूँ
धरने पे भी मैं गया हूँ, ये लोग ऑफिस हमारे आए हैं, हमारे सीनियर लीडर्स जो वहाँ बैठते हैं पार्टी में, आपको हमारा ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी है हमारी, उसके तहत हर मंडे से सैटरडे हमारे एक सीनियर लीडर, एक्स मिनिस्टर या एमपी साहब बैठते हैं वहाँ पे, उनको भी ये लोग मिलते हैं। उसका ही नतीजा है कि अगस्त तक रेगुलर सैलरी आई है, ये बात वो ये लोग मानेंगे, लेकिन सितंबर से कुछ जिलों में सैलरी नहीं आई, या तो सैलरी का इशू है। लेकिन आज भी अगर आप किसी से बात करेंगे, हमारे किसी भी जो खास करके जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, उनका मेन जो उनका डिमांड है वो है एक कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, जिसमें वो चाहते हैं कि हम 15-15 साल से वहां बैठे हुए हैं, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जी कि हम एक ही जो स्टेट है जम्मू कश्मीर यूटी है, उसके एक प्रोविंस में हम नौकरी करने गए तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि आप हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट में मत लाइए, कम से कम जहाँ एक जिस रीजन को हम बिलोंग करते हैं उस रीजन में हमें पोस्ट करें। आपका गवर्नमेंट का है कि 2 साल मैक्सिमम 3 साल एक जगह रखते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैडर का एक टैग लगा के ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एक्सप्लॉइटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये शुरू में ये बात हुई थी, अपॉइंटमेंट्स हुई थी, ट्रांसफर पॉलिसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं और उनके आगे आप कोई भी शर्त रखें, उन्होंने बॉन्ड साइन किया है, बॉन्ड पे लिख दिया है हम ट्रांसफर नहीं मांगेंगे, बॉन्ड में मांग दिया है हम प्रमोशन नहीं मांगेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे इस तरह की बातें होनी चाहिए बॉन्ड में, चाहे कोई भी सरकार रही हो। मैं खुद मुलाजिम रहा हूँ, हमने सरकार में, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, लेकिन बॉन्ड साइन करने का मतलब ये नहीं कि आपने डेथ वारंट साइन करके आपको दे दिया, जिस तरह ये लोग कहते हैं। मैं इस बात में उनके साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने भी सरकारी नौकरी की है। बॉन्ड इज नॉट ए डेथ वारंट। अगर वहां पे उनकी जान पे बन आई है तो अगर वो नौकरी वहां 15 साल से कर रहे हैं, कम से कम ऐसे माहौल में जहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि जिससे वहां माहौल में वो रहते हैं, वो खुद उनके लैंडलॉर्ड, उनके एरिया के दुकानदार कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ अकेले हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर पार से जिनको डायरेक्शन आती है, जब वो आपको कुछ अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके साथ साथ हमें नुकसान होगा। इस तरह की बातें होती हैं। उसके बावजूद भी इस माहौल में उन्होंने ये नौकरी वहां की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए, उस पॉलिसी के तहत उन सब बच्चों को, खासकर जब आप देखेंगे महिलाएं जो है वहां, हमारी बहनें हैं वहां पर, एक 5 साल का सिस्टम चला था कि 5 साल के बाद वो शादी करती हैं तो उनको ट्रांसफर कर दे, वो भी पिक एंड चूज किया गया कहीं ना कहीं, और आज वो भी पॉलिसी जो उन्होंने बंद कर दी। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में 2-4 दिन में सैलरी भी रिलीज हो जाए और रेगुलर सैलरी मिलती रहे जब तक वो जम्मू में है, और ट्रांसफर पॉलिसी पे जो उनकी मेन डिमांड है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो डिवकॉम के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं? ऐसे कौन से डीडीओज हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि उनकी इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है? एक जो डिटेल्ड रिपोर्ट जो हमने ली है डिपार्टमेंट से, और हमारे जो बहन भाई वहाँ पोस्टेड हैं, उन्होंने हमें लिख के दिया है किन किन जिलों में किन किन डीडीओज ने उनकी सैलरी रिलीज नहीं की है। वो मेरे पास वो पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो मैंने हमारे जो डिपकॉम साहब है उनको मैंने फॉरवर्ड भी किया था। इनफैक्ट मैंने उनको पूरा डिटेल भेजी थी, वो बाद में कहने लगे कि अगर डीडीओ वाइज है, क्योंकि हमने तो सबको कहा हुआ है सैलरी दे दे, अगर आपके पास डीडीओ वाइज लिस्ट है तो हमें वो लिस्ट फॉरवर्ड करें। मैंने वो लिस्ट फॉरवर्ड की है, तो जो लिस्ट हमारे पास है दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। लेकिन ये है कि फर्स्ट वी नीड टू टॉक टू द कंसर्न्ड डिवकॉम, उसके बाद ऑनरेबल एलजी साहब से बात करेंगे कि अगर 7 डिस्ट्रिक्ट में सैलरी निकल रही है तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये डीडीओ जो है वो सैलरी क्यों नहीं निकाल रहे। उनके अगर उनके संज्ञान में ये बात आई है तो उन्होंने इसके लिए क्या एक्शन लिया है। ये जब मैं जैसे मैंने कहा कि 27 तारीख को हम कश्मीर जाएंगे, वहां डिवकॉम से मिलेंगे, जो कंसर्न जिस डिस्ट्रिक्ट में बंद हुई है उस डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, उन डीसी साहब से बात करेंगे, और आखिर में मुझे लगता है कि एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब है, उनसे भी बात करेंगे। मान लेते हैं डॉक्टर साहब कि इन्होंने लिख के दिया है कि ट्रांसफर नहीं मांगेंगे, लेकिन अब माकूल हालात नहीं है वहां पर रहने के लिए, तो इसमें तरमीम करने में कितना फर्क पड़ जाता है? बीजेपी के लोगों से बात पूछो तो वो कहते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका हल नहीं हो सकता? देखिए, एक बात जो है वो हमें माननी पड़ेगी, और ये बच्चे भी मानते हैं जो हमारे बहन भाई वहां लगे हैं, कि अगर आप कभी बात करेंगे उनसे, वो हमसे जो उन्होंने बात की है वो अपने
आपके थ्रू मैं ये बात कर रहा हूँ, आप पहुंचा भी सकते हैं मेरी बात उन तक, शायद कुछ देख भी रहे हैं मुझे, लाइव लाइव देख रहे हैं सब आपको। हाँ मैसेज भी आ रहे हैं उनके। मैं इसमें जो लोग हमसे मिलते हैं उन्होंने साफ बात कहा है विनोद जी कि हम जानते हैं कि 13,500 15,000 एम्प्लॉइज जो हैं वो कश्मीर से जम्मू उठा के हम नहीं ला सकते। वो आप उसको टेक्निकल कहिए या जैसे भी कहिए, वो एक प्रॉब्लम है। और उनमें से किसी ने ये बात नहीं कही है कि हम सबके सब उठा के हमें हमारी अलॉन्ग विद पोस्ट आप हमें जम्मू लाइए, किसी ने नहीं बात कही। सीनियर लोग भी आए जो जिनकी अभी तक मुझे समझता हूँ 45 से 47 तक भी एज हो चुकी है, जिनकी 7-8 साल नौकरी बची है, वो भी कहते हैं हम नहीं कहते आप हमें जम्मू लाइए। लेकिन जब तक वहां पे जो एटमोस्फियर है जो कंड्यूसिव नहीं हो जाता, तब वो एटमोस्फियर उनके फेवरेबल नहीं होता है, तब तक आप हमें यहाँ रखिए। और हम ये भी कहते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट में लाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट में लाइए, हमसे काम ले लीजिए, टेम्परेरी कहीं अपॉइंट कर दीजिए, हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। उसमें ये बात वो ऐड होती है कि जब पिछले 1.5 साल तक कोरोना रहा तो गवर्नमेंट ने एक माध्यम निकाला कि ऑनलाइन आपने बच्चों को पढ़ाया, प्राइवेट हो सरकारी हो, ऑनलाइन पढ़ाया। तो अगर वहां आज माहौल ठीक नहीं है तो आप क्यों वेट कर रहे हैं कि एक और रजनी वहां बन जाए? आप क्यों वेट कर रहे हैं एक और दीपक वहां बन जाए? उसके बाद आप कहेंगे नहीं जाइए वापस जम्मू जाइए, उसके बाद आपको इस पॉलिसी बनाएंगे कि आपकी सर्विसेज हम यहाँ पे लेंगे। मुझे लगता है एलजी साहब आदरणीय ऑनरेबल हमारे एलजी साहब का हमें बात करने की फिर से जरूरत है। उनको उनके संज्ञान में सब बातें हैं, उनके ध्यान में सब बातें हैं। जब रजनी जी की डेथ हुई थी वो उनके घर गए थे, जब दीपक जी की डेथ हुई थी, जब उनको वहां शहीद हुए श्रीनगर में, उनके घर गए थे। कोई भी बात जो है ग्राउंड पे जो रियलिटीज हैं वो गवर्नमेंट से छिपी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला कर लेना चाहिए कि फादर टाइम बिंग जब तक हालात अच्छे नहीं है, हमें जम्मू में ही उन लोगों की सर्विसेज लेके जो ऑनलाइन मोड से उनसे सर्विसेज दें और बच्चों की पढ़ाई भी, ताकि जो कश्मीर में बच्चे जिनको पढ़ाते थे उनकी पढ़ाई भी जो है वो खराब ना हो। डॉक्टर साहब सब लोग कमेंट कर रहे हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट अभी आ रहे हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए ट्रांसफर को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये मसला है जिंदगी और मौत का। आप ये मानते हैं कि हर एक एम्प्लॉइज को वहां सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है, और इसके चलते मैं ये कहूंगा कि मानवता का चश्मा पहन करके इस मुद्दे का हल होना चाहिए, ना कि वो टेक्निकलिटी जो बार बार आड़े आती है उसको आगे लाया जाए। देखिए टेक्निकलिटी सरकार की तरफ से जो टेक्निकल बातें आ रही हैं, टेक्निकल बातें अगर हैं तो उनका सोल्यूशन भी हमारे पास है। अगर हम जैसे अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूँ कि 3 से 4 साल की जो है टेन्योर होना चाहिए, ये भी टेक्निकली मुझे लगता है कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो एक रिक्रूटमेंट जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब आप 5 साल वहां रहते हैं तो हर साल या 2-3 साल के बाद जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट जब रिक्रूटमेंट होती है, एक जो बैच है 10-20-50-100 लोगों का, वो टेक्निकली आप कहिए उनको कि उनको आप ट्रांसफर कर दें, उनको किसी और जिले में भेज दें, और जो नया बैच आया है इस तरह से वो वहां पे 5 साल काम करे, 5 से 7 साल तक। मैं जो इनफैक्ट जो उनसे बात होती है, इवन कुछ लोगों ने 7 साल भी मुझसे ये बात कही है। इनके प्रेसिडेंट है मिस्टर विपिन कुमार, वो बेसिकली वो शायद किश्तवाड़ भद्रवाह के हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 7 साल तक भी हम मानने को तैयार है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से वहां बैठे हुए हैं। तो अगर उनका भाई आज वहां कोई पोस्टेड होता है तो अगर 7 साल में भी आता है तो मैं उसको कह दूंगा भैया मैं 15 साल 17 साल रहा हूँ, तू 7 साल वहां नौकरी कर, उसके बाद तुझे एक पॉलिसी के तहत तुझे जम्मू यहाँ ले आएंगे। और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, जैसे आपने बात कही, इससे इट्स इनह्यूमन कि आपने बॉन्ड साइन करके दे दिया है। उस बॉन्ड को लेकर अगर आप उसको, मैं तो ये कहूंगा कि वी शुडंट ब्लैकमेल कि हमने आपको नौकरी दी, आपके ऊपर बड़ा एहसान किया है। लेकिन मैं समझता हूं एहसान उस बच्चे ने, उस भाई ने, हमारी उस बहन ने हमारे ऊपर किया है जिसने एक ऐसा माहौल है जो उसके फेवर में नहीं है, वैसे माहौल में भी उन बच्चों को पढ़ाया है। और कई लोग तो कहते हैं कि वहां पे कई मिलिटेंट्स थे आई एम सॉरी, बच्चे मिलिटेंट्स के बच्चे थे जिनको हमने पढ़ाया, लेकिन हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये मिलिटेंट का बच्चा है, ये स्कूल में क्यों पढ़ता है। ना कभी हमने गवर्नमेंट से कहा, ना कभी स्कूल में हमने ये कोई बात की कि ये बच्चा जो है, क्योंकि वो बच्चे जो टीचर्स हैं वही रहते हैं, स्कूल के पास ही रहते हैं, तो लोकल एरिया होता है, वो जानते हैं कौन सा किसका बच्चा है। दे टोल्ड मी कि हम डॉक्टर मनियाल हमने मिलिटेंट्स के बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन वी नेवर डिस्क्रिमिनेटेड
कि ये हिंदू है, सिख है, ये मुस्लिम है, ये मिलिटेंट का बच्चा है, ये टेररिस्ट का बच्चा है, ऐसे करके हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, क्योंकि हमने समझा कि सिर्फ और हमारा ये फर्ज है, हमारी जो ड्यूटी है वो बच्चों को शिक्षा देना है, जो हमने उनको वहां पे 15 साल तक रह के, आज तक 15 साल उनको हो गए हैं, अपने वो शिक्षा उनको दी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एंगल इसमें काम करना चाहिए, एक इंसानियत के नाते ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, एंड मस्ट बी कंसीडर्ड सिंपैथेटिकली। डॉक्टर मन्याल साहब, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप उस जगह पे हो, आप एक तरफ डेस्क पे बैठे हो या लिख रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, दूसरी ओर आपकी निगाह रहती है दरवाजे पर, कौन आ रहा है, कहीं बुलेट तो नहीं मार देगा। ऐसी परिस्थितियों में कैसे काम हो सकता है? और आपका दायित्व बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना और खड़े होकर के उनको इंसाफ दिलाना। विनोद जी, अगर कभी आप उनसे मिलते रहते हैं, आप कभी मिलिए उनको, मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ से डॉक्टर मन्याल, मैं क्योंकि मेरा फर्ज भी बनता था, और मैं भी गवर्नमेंट नौकरी से ही निकल के आया हूँ। आप कभी भी जब हमसे कभी मिलेंगे, बात करिए। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन, ओनली ऑफिस बेरर इन द बीजेपी जो लगातार इनके कांटेक्ट में है, और शायद मुश्किल से कोई दिन खाली जाता होगा जिस दिन मेरे पास 5-10 बच्चे जो हैं, वो टीचर जो हैं, वो मेरे पास आते नहीं हैं। बात तो एक ही है, डिमांड तो एक ही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम बार बार मिलते रहेंगे, एक प्रेशर डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जैसे आपने कहा, आप कहते हैं कि हम पावर में हैं, हमारी सरकार है, मैं ये बात नहीं मानता। ना तो मैं पावर में हूँ, ना मैं सरकार में हूँ। सरकार जो है वो आदरणीय एलजी साहब की है, ऑनरेबल एलजी साहब की है। वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार चला रही है ब्यूरोक्रेसी, सरकार चला रहे हैं आदरणीय एलजी साहब। जैसी भी चल रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आई एश्योर यू, आपके इस माध्यम से जो बच्चे आज मुझे देख रहे हैं, उनके मैसेज में पढ़ रहा हूँ, हम बिल्कुल सिंपैथेटिकली हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संवेदनाएं जो है, मैं समझता हूँ हमारा संस्कार ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमारे ही बहन भाई हैं, उसमें ये बात नहीं है तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, पर्टिकुलर समाज के या रिलीजन के लोग हैं। इसमें कश्मीरी पंडित हैं, इसमें जम्मू के डोगरा हैं, इसमें किश्तवाड़ डोडा के मुस्लिम्स भी हैं, सब लोग इसमें हैं, हम सबके साथ हैं। मैं एज ए महामंत्री, मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अश्योर यू, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर उनको अश्योर करूंगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चले हैं, चल भी रहे हैं, और भगवान से मेरी यही दुआ है, ये प्रार्थना कि आज दिवाली का त्योहार है। मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं माफी भी मांगूंगा सभी अपने बहन भाइयों से कि हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन सैलरी दिवाली पे नहीं रिलीज हो पाई। उसके लिए मैं सभी से मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने रिलीज नहीं करनी थी, मैंने करवानी थी। मैंने एक माध्यम बन के उससे बात की, और आप उनसे बात करें, कम से कम 20-25 वहाँ कैंडिडेट हमारे बैठे हुए थे हमारे सामने, जब हमने डीप काम साहब के साथ बात की, और उनसे ही पूरे डीडीओ के नाम लेके मैंने खुद अपने मोबाइल से उनको भेजे कि ये डीडीओज हैं, ये सीईओ है, ये फलां एचओडी है, इसको बोली कि दिवाली से पहले आप इनकी सैलरी रिलीज करें। लेकिन मुझे दुख है, मुझे अफसोस है इस बात का कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आई एश्योर यू कि मैं जो कंप्रहेंसिव एक ट्रांसफर पॉलिसी की बात है, पॉलिसी पे काम गवर्नमेंट कहती है हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको इसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। और सैलरी जहां तक है, जब हम कश्मीर जाएंगे, मुझे यकीन है कि इस महीने के एंड तक सैलरी, जो पेंडिंग सैलरी है, वो भी हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके, उनसे निवेदन करके हम जो सैलरी उनकी रिलीज कराएंगे। डॉक्टर मन्याल, आपकी बातों से, आपके वर्ड से सच्चाई तो नजर आ रही है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ये भी मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं है, लेकिन इंटेंशन जो है ना सरकार की, उस पर कहीं ना कहीं डाउट होता है। पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, फिर एक और कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तभी डाउट पैदा हो जाते हैं इम्प्लाइज में कि शायद सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो कमेटी बनी है ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी फार्मुलेट करने के लिए। उसमें वही कुछ ऐसे इशू थे, टेक्निकल इशू थे कि जो जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी थे हमारे एमके द्विवेदी साहब, वो पहली कमेटी में वो चेयरमैन थे, वो हेड कर रहे थे। लेकिन उनकी जगह जब पीयूष सिंगला जी वहां पे आए हैं, तो वो जूनियर हैं, उनके सर्विस के लिहाज से वो जूनियर हैं। उनके मेंबर जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं और ये सेक्रेटरी हैं। वो कुछ उसमें जो टेक्निकल चीज आई थी, उसमें उस एंगल को अब क्लियर कर लिया गया है। उसमें अब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कंसल साहब हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं। उनको अब ये देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भी हरकत में आई। काफी देर से ये पेंडिंग पड़ा था, द्विवेदी साहब को गए काफी दिन हो गए,
लेकिन वो जी चेयरमैन नहीं बन रहा था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन निर्मल सिंह जी को बनाया गया, उसके अगले ही दिन रोहित कंसल जी को चेयरमैन बना के तो ये नई कमेटी जो है फ्रेम की गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव रहता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और ये दबाव हम बना के रखेंगे। आप जैसे जर्नलिस्ट जो जब इन इश्यूज को लाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर भी रहता है। मैं आपसे भी जी निवेदन करूंगा, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं पिछले 8 साल, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैंने बड़ी बार आपसे बात की है, आपके चैनल पे भी आया हूँ। आपका जी प्रेशर भी बहुत है विनोद जी, आप भी बना के नहीं नहीं रखिए, हम मैं भी बना दबा के रखेंगे। जी दोनों मिलके उम्मीद करेंगे हमारे बहन भाई जो कश्मीर में हैं, चाहे वो पीएम पैकेज के हैं, नॉन पैकेज के हैं, जितने भी हमारे ये एम्प्लॉइज हैं, इनके भले के लिए इनके सैलरी भी रिलीज हो और इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी बने। मैं एक बार फिर आपसे ये कहूंगा कि आपके माध्यम से आई एश्योर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोज हु आर पोस्टेड इन कश्मीर कि हम आपके साथ हैं। और आपको इसी बात से ही समझ लेना चाहिए कि एक 5 लोगों की कमेटी बन के अब आपका ये हम जो हमारे एलजी साहब हैं उन तक बात ले जाएंगे और 27 जी तारीख को हम कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीर में अब जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें, जी वहां पे हमारी कुछ कॉलोनीज हैं जहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि आज कुछ लोग यहाँ जम्मू में बैठे हैं स्ट्राइक पे। ये लोग रेंटेड अकोमोडेशन में थे, कहीं ना कहीं किराए पे रहते थे, लेकिन जो वहाँ कॉलोनीज में रहते हैं, सिक्योर कॉलोनीज में रहते हैं, वो लोग आज भी वहीं पे हैं, लेकिन दे आर नॉट अटेंडिंग देयर ऑफिसेस क्योंकि वो जी टारगेट हैं। लेकिन जी वट दे आर स्टेइंग, उनसे भी हमने 2 दिन 21 को हमने एक मीटिंग की थी। उसमें सभी जो ग्रुप्स हैं, हमारे 4 ग्रुप हैं, ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज, पीएम जी पैकेज एम्प्लॉइज, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और जो रूटीन में जो वहां पे लोग पोस्टेड हैं, इन चारों ग्रुपों से हमने 1-1 घंटा, पूरी टीम ने, हमारी जो 5 लोगों की टीम है, हमने बात की थी उनसे। और हम उन कॉलेज में भी जाएंगे, चाहे वो शेखुपुरा में है, हॉल में है, कुपवाड़ा में है, बारामूला में, जहां भी वो रहते हैं, उन कॉलेज में भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और जो जो इश्यूज उनके सामने आएंगे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के, और आखिर में हम 30 या अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को हम एलजी साहब से मिलेंगे और एक ड्राफ्ट जो है डिमांड्स का वो हम एलजी साहब को देंगे। उसके बाद हमसे ये भी निवेदन करेंगे कि हम अभी आगे इस पे काम करेंगे। फॉर द टाइम बिंग सैलरी जो है वो रिलीज हो जाए, फॉर द टाइम बिंग ये लोगों की सर्विसेज जो है वो जम्मू से ली जाए, और एक जो पॉलिसी है ट्रांसफर पॉलिसी, इट विल टेक टाइम, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उस पर काम होना शुरू हो जाए ताकि बच्चों को थोड़ा सा एक एश्योरेंस मिल जाए कि हमारी डिमांड के ऊपर काम हो रहा है। ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये एक्सपेडाइट करे काम को, इस पर भी आप दबाव बनाएंगे? ये लास्ट लास्ट सवाल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बात की आपसे कि जिस दिन हमारी कमेटी फ्रेम हुई है, पार्टी की तरफ से 5 लोगों का 5 लोगों की कमेटी बनी जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी चेयरमैन थे, उसके अगले दिन ही रोहित कंसल जी का ऑर्डर हो गया, क्योंकि चेयरमैन की वहां पोस्ट खाली थी, चेयरमैन कोई नहीं था, जीएडी कमिश्नर जो है वो जूनियर थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही एलजी साहब ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने रोहित कंसल साहब को चेयरमैन बनाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक, जैसे मैंने आपसे बात की, प्रेशर रहता है। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर ये बात लेके चल रही है, एक डिप्टी सीएम और एक्स डिप्टी सीएम, एक एक्स मिनिस्टर, एक एक्स एमएलसी और 2 हमारे बड़े सीनियर नेता, 5 जी लोगों की कमेटी जो है जब काम करेगी तो जो चीजें निकल के आएंगी, हम देखिए प्रेशर की बात विनोद जी ऐसी है कि वी कैन आस्क देम कि अगर आप चाहते हैं वो कश्मीर में आ जाएं। कुपवाड़ा में मेरी एक बहन पोस्टेड है, उसका स्कूल 3 किलोमीटर जंगल में है, वो पैदल जाती है, पैदल आती है। Honorable LG साहब, Honorable DG साहब और वहाँ लोकल SHO, can you guarantee me? Can you राइट guarantee me regarding her security or his security? If you can guarantee राइट me, there will be no harm to her or him. Okay, we are ready. हम कमेटी हम जाते हैं, हम कहते हैं जी डीजी साहब तैयार हैं, डीसी साहब तैयार हैं जी, आप आइए, we take this guarantee of your security. If you take the guarantee, okay, no issue. मैं अभी सभी अपने भाई बहनों से कहूंगा ये आप जाइए, डीसी साहब आपके साथ है, SHO आपके साथ है, they are taking your guarantee of your security, जो कि नहीं जी पॉसिबल है। आपने जी उनसे बात की होगी, शायद यहाँ पे अभी कोई भाई मेरा कमेंट भी कर रहा था, जी लोकल एसएचओज, लोकल एसपी, अब मैंने उसे सुना है, आई कांट कंफर्म दीज थिंग्स, लेकिन व्हेन दे कम टू अस, दे मीट अस, दे से लोकल अथॉरिटीज हमें टेलीफोन करके कहती हैं, प्लीज डोंट कम हियर, वी कैन नॉट टेक गारंटी ऑफ योर सिक्योरिटी। राइट ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जी ये बात पिछले 3 महीने से बार बार ये बात आ रही है कि सर मुझे फोन आया, उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उनके पास नंबर है,
तो जी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे आदरणीय डीजी साहब जो मुख्यतः वही है, सिक्योरिटी वो देखेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब देखेंगे, ओवरऑल कंट्रोल तो एलजी साहब के पास है। हाउ जी कैन वी से कि आप जाइए वापस वहां काम करिए, जब आप वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। दिस इज आई थिंक दिस इज डिस्गस्टिंग। मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप कहते हैं कि देखो रजनी, कभी किसी दिन 9 बजे अटेंड करने आओ स्कूल, किसी दिन 9:30 आओ, किसी दिन 10 बजे आओ, किसी दिन 11 बजे आओ। तो पूछती है भाई साहब क्यों? अरे भाई एक ही दिन एक टाइम पे आओगे तो तुम टारगेट पे आ जाओगी ना। तुम 9 बजे निकलती हो तो वो 9 बजे निकलती है, चलो ये टारगेट पे है। आप खुद कह रहे हैं उसको कि आप एक टाइम पे मत आइए, आप अलग अलग टाइम पे आइए ताकि वो आप उनके टारगेट पे मत आओ। फिर आप कहते हैं जी आप लगे वहां जाके बायोमेट्रिक पे जाके 10 बजे उठा तो आइए वहां जाके। जी ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती। ये जी मतलब ड्यूअल दोगली बातें। जी आप 10 बजे जाके बायोमेट्रिक लगाइए, 4 बजे बायोमेट्रिक लगाइए, ताकि आप जाइए बाहर निकल के। उनको उनको करने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। यू आर प्लानिंग, he is a target, she's a target, she comes at 10 and she leaves at 4. जी No need to worry, don't plan anything, we are planning these things for you. ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसी दोगली बातें नहीं चलती। मैं हो सकता है जज्बात में आके मैं आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन वी फील बैड। वो बहन मेरी रजनी सांबा से थे, मेरी जी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरी डिस्ट्रिक्ट से थी। छोटी सी जी बच्ची को तैयार करके उसने स्कूल भेजा, 1 घंटे के बाद वो बेटी अपनी माँ की लाश को कंपनी कर रही है। ये चीजें बड़ी बड़ी दर्दनाक चीजें बातें विनोद जी। ऐसी ही मुझे लगता जी है कि सरकार को थोड़ा सा सिंपैथेटिकली एक ह्यूमन एंगल को आगे रखते हुए, मुझे लगता है आई मीन भाइयों इन बहनों की सिक्योरिटी को लेके, जिन्होंने 15 साल वहां सेवा की है, आज वो कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं कश्मीर से आने का। वो कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारी सिक्योरिटी के इंतजाम कर दे। हम वहां जब हम 15 साल अगर रह सकते हैं तो वो 10 साल जो हमारी नौकरी बची है हम वो भी करने को तैयार है। लेकिन कोई गारंटी तो दीजिए हमारी जान की, हम रहेंगे तो नौकरी करेंगे ना। जी तो ये सारी बातें हैं, इन सब पे एक एज ए पॉलिटिशियन मैं टेक्निकल, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बातें नहीं करूंगा। एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है इंसानियत को भी बीच में रख के बात करनी चाहिए। जो जो मैंने आपसे बातें की है, ये जब हमारे पास वो आते बैठती हैं हमारी बहनें रोती हैं, जो उसकी कोलीग्स थी जिन्होंने देखा था कि यहाँ से